नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने बेटी पर ही लगाया हत्या का आरोप। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटकर पति पत्नी की मौत, बाल बाल बचा देवर। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर के रेहान ने गंवा दी जान। 27 तारीख को होने वाली थी बहन की शादी, जवान बेटे की मौत पर परिवार में मातमी माहौल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली राजपूत टोला की है। मृतका की पहचान 77 वर्षीय कृष्णा देवी के रूप में की गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या उनकी ही बेटी ने की है। दरअसल मृतका बीते कई दिनों से लापता थी। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मिठनपुरा थाने में दर्ज कराई थी। गुरुवार की सुबह उनका शव घर से ही बरामद हुआ। मृतका के पोते ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बुआ ने ही संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए अपनी मां को कई बार धमकाया था। साथ ही उसने कोर्ट में संपत्ति बंटवारे का मुकदमा भी दायर किया था। पोते का मानना है कि उसकी बुआ ने ही उसकी दादी की हत्या की है। घटना की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना पर मृतका के तीनों बेटों के साथ काफी संख्या में रिश्तेदार एवं स्थानीय लोग जुट गए और दोनों बेटी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। थानेदार राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस काम कर रहा है, पुलिस काम कर रहा है, पुलिस अपना काम करे, अनुसंधान करेगा पुलिस। आप अपने लाठी डंडा ले लाठी गोली लाठी लग जाए, सूचना मिला है जो ये फ़ोन करके बोली है मेरे छोटे वाले चाचा के बेटा को कि जो दादी मर गई है, जो अपना बॉडी लेके जाओ यहाँ से। तो हम लोग आए हैं तो दरवाज़ा खटखटाया है तो दरवाज़ा नहीं खोली है रेनू और रीना। तो हम लोग कितनों बोले हैं तो नहीं आई। तो फिर हम लोग प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया है तो प्रशासन आके गेट खुलवाया तो हम लोग देखे हैं कि बॉडी पड़ा हुआ। फिर ये हम लोग आए हैं तो फिर थाना वाले आए हैं तो हम लोग इसका चाह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम हो, जो रिपोर्ट है। आशंका है आप लोग? आशंका है कि ये जान मारी है ये लोग। कौन लोग? रेनू और रीना और इसका बेटा, रेनू का बेटा अमित है। सो ये तीनों मिलके मारा है। हम लोग 10 दिन से इसको पूछ रहे हैं जो कहाँ है तो है सेफ है, जहाँ भी है सेफ है। लेकिन हम लोग इसको बोले कि जो हम लोग को दादी को दो, तो नहीं, हम लोग नहीं देंगे। और ये ज़मीन के लालच में ये बोल रही थी कि हमको 2 बीघा चाहिए। तो हम लोग बोले थे कि जो होगा सो तुम लोग को उचित मिलेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रही थी। और ये दादी को लेकर लगभग 10 दिन से लापता थी। और हम लोग कितना भी यहाँ मिठनपुरा थाना में भी हम लोग ये एप्लीकेशन दिए थे तो वो थाना वाले भी आए थे। तो ये बोली कि जो 19 तारीख को हम दादी को हैंड ओवर कर देंगे। क्या लगा? गला दबा के मारा है? जी, लग तो रहा है यही, क्या जो गला दबा के मारा गया है। ये लोग बेटी है, काहे मारेगी? अब बेटी है तो यही ज़मीन का लालच, धन का लालच, ज़मीन का लालच। तो काफ़ी बुजुर्ग है माँ। 73-74 का उम्र है दादी का। 76 साल उम्र है। हाँ, 76। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि उचित हम लोग को न्याय मिले। मतलब अपना अपना जाएगी। और क्या चाहिए सर हम लोग को? जो है आरोपी की गिरफ्तारी भी हो। हाँ, वो आरोपी को गिरफ्तारी भी होना चाहिए। महिला की मृत्यु की सूचना मिली है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
पोस्टमार्टम पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज उसका जांच अनुसंधान हो रहा है, आगे कार्रवाई चल रही है। आगे कार्रवाई चल रही है। किस अवस्था में बॉडी था रूम में? रूम में बॉडी लेटा हुआ अवस्था में मिला हम लोगों को। महिला का उम्र कुछ पता? लगभग 77 वर्ष है। शरीर पे कुछ जख्म के निशान ऐसा कुछ देखे? हम लोगों को जख्म का निशान नहीं मिले। लेकिन परिवार का कुछ विवाद हुआ कह रहे पहले से आवेदन वगैरह दिए हुए थे। दोनों के पक्ष में संपत्ति का विवाद चल रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में मछली मेहसी सड़क पर रहीमपुर रक्षा चौर में बुधवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर मोहम्मद फराग अंजुम नामक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली युवक के बाह में लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से सकरा रेफरल अस्पताल भेजा। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे SKMCH रेफर कर दिया। सकरा थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल युवक असम से मजदूरी कर घर लौट रहा था और ढोली रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरा था। वह टोटो से अपने घर जा रहा था, तभी 4 अपराधी बाइक से ओवरटेक कर उसे सुनसान जगह पर घेर कर लूटने लगे। लूट का विरोध करने पर अपराधियों से हाथापाई हुई, जिससे नाखुश होकर अपराधियों ने युवक के बाह में गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। बाहर से कभी मर्डर हो जाएगा हम लोगों का तो प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ हम लोग को सुरक्षा न देगा प्रशासन? हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है ना। अभी 7:30-8 बजे घटना हो गया, बच्चा को गोली लगा, दिमाग में मारने का कोशिश हुआ था ना, कांधे से निकला ना। ये प्रशासन का ना है, हम लोग का क्या है? थाना का कोई जिम्मेदारी है? थाना हम लोग को सुरक्षा नहीं देगा तो हम लोग घर में रहेंगे, बाल बच्चा हमारा क्या खाएगा? हम लोग सब चीज देखना है प्रशासन। मतलब आ रहे थे आसाम से काम करके, बरौनी में गाड़ी चेंज किए थे, वहाँ से ढोली सकरा के लिए गाड़ी पकड़े थे। वहाँ से अपने गांव के वाले लेकर के एक लड़का को कॉल किए गाड़ी लेके आने के लिए, तो एक टोटो लेकर आया 2 लड़का के साथ और हम 2 भाई थे। यहाँ से 4 लोग बैठ के जा रहे थे, तो वो सिराहा मंडा एक गांव पड़ता है, वहाँ से 4 लड़का अपाची से आगे बढ़ा। उसको देख कर कैसा लगा, इसलिए कि मेरे सामान को देख रहा था वो, उसमें कुछ था नहीं, तार उर था, मेरा ड्रिल मशीन, हथौड़ी उथौड़ी ये सब था। उसको देख रहा था गौर से, हमको ऐसा लगा कि ये लोग गलती करेगा। आगे जाने के बाद एक बैग रक्षा, मतलब डी का मोड़, मतलब 2 मोड़ है रक्षा में, मेरा दोनों मोड़ मेरा ही है। तो मतलब वो मोड़ के आगे जाने के बाद वो गाड़ी गायब हो गया। हमको ऐसा एहसास हुआ कि वो लोग वहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे थोड़ा सा घर के पीछे गाड़ी को खड़ा करके वो लोग साइड में खड़ा था, पिस्टल लेकर के बोल रहा था साइड में आओ। साइड में आने के लिए बोला, जैसे पिस्टल मतलब यहाँ मारने वाला था ना, तो मैं ऐसे हाथ उठाया, यहाँ लग गया। लग जो गया ना, तो मतलब हम हल्ला करने लगा गांव, तो भाई मेरा नज़दीक में है घर, तो भाई लोग को बोलने लगा फ़ोन करो, गांव से आदमी को मंगाओ। उतने में जो गाड़ी स्टार्ट करके भागा है, दोबारा मिला नहीं अभी तक कहाँ। वैसे गाड़ी का नंबर मैसी मंडई का लड़का सब देखा है। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम आसाम से आ रहे थे, नाहुर लगुन से। नाहुर लगुन। क्या करते हैं वहाँ आसाम में? कर नहीं रहे थे, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कंपनी का वहाँ गया हुआ था, वही कंपनी भेजा था वो काम करने। कंपनी में काम करते हैं? जगन्नाथ। आज ही लौटे थे अपने गाँव में? जी, मतलब हम लोग का प्रोजेक्ट रहता है 26 दिन 25 दिन का, तो 20 दिन के बाद अभी रिटर्न आया। और घर जाने के दौरान रहीमपुर रक्षा घर। लूटपाट वगैरह भी हुई है? जी, लूटपाट भी हुई है? नहीं, लूटपाट का तो अभी तक मालूम नहीं, इसको लगने के बाद मतलब कोई होश हवास नहीं है। मुजफ्फरपुर में सेफ्टिक टैंक में दम घुटने से पति और पत्नी की छटपटाकर मौत हो गई। पति को बचाने में पत्नी की भी जान चली गई, वहीं मृतका का देवर बाल बाल बच गया। घटना सकरा थाना के दरधा मोहम्मदपुर गांव की है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। परिवार के 2 लोगों की एक साथ मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया है। JCB की मदद से दोनों मृतकों के शवों को टंकी से निकाला जा सका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। मृतकों की पहचान मोहम्मदपुर पंचायत वार्ड 4 निवासी 35 वर्षीय अनिल सहनी और उसकी पत्नी रीता देवी के रूप में की गई है। वहीं मृतक अनिल का छोटा भाई सुजीत सहनी इस घटना में बाल बाल बच गया। सुजीत के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए और काफी भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने सकरा पुलिस को सूचना दी। दल बल के साथ पहुंची सकरा थाना पुलिस ने JCB की मदद से टंकी के एक भाग को तोड़ा। उसके बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला जा सका। ये घर में अपना नया घर बना रहा था, उसी में लैट्रिन के टंकी का सेंटिंग खोलने के क्रम में सीढ़ी लगा के नीचे पति गया।
2-4 मिनट के अंदर में वो मूर्छित हो गया अंदर में। तो पत्नी देख के वो भी अंदर गई उसको बचाने के क्रम में, तो दोनों मूर्छित हो गया। जब तक लोग दौड़ते या उसको निकालने का उपाय होता तब तक जो है से वह बेहोशी अवस्था में, तब थाना अध्यक्ष को फोन किया गया। थाना अध्यक्ष और एम्बुलेंस पीएससी प्रभारी के द्वारा भेजा गया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। जब तक उसे तोड़ के अंदर से निकाला गया तो एम्बुलेंस पर लोड करके यहाँ हम लोग साथ लेके आए, लेकिन यहाँ ईसीजी होने के क्रम में डॉक्टर साहब दोनों को मृत घोषित कर दिए। अपने पैखाना बनाए थे? हाँ, इसी का अपना ही घर बन रहा था। अपने बनाए थे? अपने जैसे ही मजदूर भी है, सेंटिंग माने राज मिस्त्री भी कार्य करता है। कौन बना? अनिल सहनी एवं अनिल सहनी की पत्नी। अनिल सहनी का लगभग 33-34 वर्ष उम्र होगा, 33 वर्ष। और भी लोग थे क्या? नहीं, आज सेंटिंग खोलने के क्रम में अपना घर में है तो लोग सवेरे सकाल चाहता है जो कुछ ओवर टाइम काम कर ले, उसी क्रम में यह घटना हुआ। इन दोनों के अलावा और भी कोई काम कर रहा था क्या? नहीं, घर में सुबह पहर यही दोनों जैसे थी, बाल बच्चा घर में था तो ओवर टाइम करने के होता है ना, जो अपना काम है तनी सवेरे से काम कर ले कुछ। इसी यह मोहम्मदपुर बदल पंचायत के दरधा मोहम्मदपुर बदल का है। और इनके और घर में कौन-कौन है? बेटा बेटी है क्या? इनका 2 छोटा, एक 8 वर्ष का, 10 वर्ष का, मोटा मोटी 8 वर्ष का बच्चा है, एगो 6 वर्ष का बेटा है, 2 बेटा है। हाँ, इनके पिताजी का देहांत हो चुका है, इनकी माँ है। क्या हुआ? अरे सेंटिंग था अंदर में, ठीक है, गया है सेंटिंग निकालने ना, तो वो में उसको चक्कर लग गया है। तो उसको बाद वो गया है तो उसको अंदर में गया है निकालने भौजाई, तो भौजाइयों भी अंदर में रह गया है। हम लोग निकालने गए ना तो नहीं हुआ, बहुत 10 फीट अंदर टंकी है, अभी नया बनता है। दोनों का दम टूट गया? हाँ, दोनों को में दम टूट गया। प्रशासन आया तो हम लोग निकाले जेपीसी से तोड़ के। आप लोग दौड़े बचाने के लिए? हम भी थे बचाने में। भैया क्या करते हैं? भैया सेंडी के काम करता है। अपने घर बना रहा था? अपने घर बना रहा था। घर बन गया था कि बाकी था? घर बचा था, दोनों मौत हो गया। राजमिस्त्री का काम करता है। हम लोग को सूचना मिला कि पति पत्नी जो है सो ये लेटरिन का टंकी है और निर्मित था, उसी में जो है सो पति सेंटिंग खोल रहा था और जो है वो गिर गया था, समझे। तो उसको पत्नी जो है सो उसको बचाने गया तो पत्नी भी जो है सो उसमें गई, तो भी दोनों को लगता है कि दम घुटने से टंकी में दोनों का मृत्यु हो गया है। दोनों ग्रामीणों के सहयोग से जो है सो जेसीबी से तोड़ा गया, निकाला गया दोनों को। इसके बाद में इलाज हेतु यहाँ पे SKMCH चलाया गया। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा लगता है मृत्यु घोषित कर दिया गया है और आगे इसमें जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है ना। बुधवार को मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। समुद्र तट के पास यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नौसेना की एक नाव दोपहर करीब 3:55 पर नीलकमल नामक यात्री जहाज से टकरा गई। हादसे में 101 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में मुजफ्फरपुर का मोहम्मद रेहान कुरैशी भी शामिल है। रेहान मुजफ्फरपुर के महाराजी पोखर का रहने वाला था। वह मोती झील स्थित खालसा रेडीमेड कपड़े की दुकान में काम करता था और काम के सिलसिले में ही मुंबई गया था। रेहान के साथ कपड़ा शोरूम का मालिक का बेटा हर्ष भी मुंबई गया था। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जवान बेटे की मौत पर परिवार में चित्कार मचा हुआ है। महाराजी पोखर निवासी मोहम्मद सफीक का 30 वर्षीय पुत्र रेहान लगभग 14 सालों से खालसा रेडीमेड दुकान में काम कर रहा था। वह हमेशा काम के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली जाता रहता था। 11 तारीख को रेहान हर्ष के साथ दिल्ली गया। वहां से माल लाने के लिए वह मुंबई गया था। थोड़ा वहां टाइम मिलने के बाद रेहान और हर्ष इस मौत के बोट पर सवार होकर घूमने लगे। रेहान ने मौत से पहले समुद्र का वीडियो बनाकर अपने परिवार वालों को भी शेयर किया था। स्क्रीन पर दिख रहा फोटो रेहान की जिंदगी का आखिरी फोटो बन गया। रेहान के इंतकाल की खबर मिलते ही पूरे महाराजी पोखर और चंदवाड़ा इलाके के लोग गमगीन हैं। रेहान की बहन उमैया का इसी महीने के 27 तारीख को निकाह होने वाला है। घर में शादी की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन शादी की खुशी गम में बदल गई। बताया गया कि भारतीय नौसेना का एक जहाज मुंबई हार्बर में इंजन परीक्षण के दौरान इंजन में खराबी के कारण नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू होकर नौसेना का जहाज यात्री नौका से टकरा गया। हादसे के बाद नाव पलट गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घटना के बाद कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
नाव पलटने के बाद पानी में गिरे लोगों को निकालने के लिए 4 नौसैनिक हेलीकॉप्टर, 11 नौसैनिक शिल्प, 1 तटरक्षक नाव और 3 समुद्री पुलिस शिल्प को काम पर लगाया गया है। थाना सूचना दिए आपको वार्ड पार्षद 40 के इकबाल हुसैन को और महाराजी पोखर के नौशाद भाई और एक और लड़का थे, जो कि वो हमको आकर गेट पर फ़ोन किए और उसके बाद जो हम गेट खोले तो वो हमको बताएं कि आपका जो है लड़का को जो है ऐसे ऐसे हो गया। पहले तो उनके मोबाइल में वो अपना हमको कैमरा में फ़ोटो दिखाएं कि आपका, पहले पूछे कि वो आपका लड़का बॉम्बे गया हुआ था। हमने बोले हाँ हमारा लड़का बॉम्बे गया था। तो वो हमको जो है ना, हमको कहेंगे जाइए आप ऊपर, छोटा वाले बेटा को हमको सब बता दिए कि आपका भाई ऐसे 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 हो गया। बस। कब गया था वो यहाँ से? वो गया था 11 तारीख को। अच्छा, क्या करता है बेटा का? हमारा बेटा रेडीमेड खालसा गारमेंट्स में काम करते थे। उन्हीं के काम पे गए थे? जी। घटना वहाँ क्या पता चला घटना के बारे में आपको? घटना से पता चला कि वो बोट पर थे और उधर से नेवी का बोट आके उसमें धक्का मारा, जिसके कारण हमारे लड़का का मृत्यु हो गई। बॉडी को निकाल लिया गया तुरंत? बॉडी को निकाल लिया गया तुरंत और उसको सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद दे भी दिया गया है। शाम तक मेरा लड़का रात तक चला गया। और साथ में कौन गया था उसके? और दुकानदार का लड़का साथ में, और पहले भी वो लोग साथे जाते थे। दोनों में किसी तरह टर्निंग था, तो इसलिए दोनों आदमी साथे माल खरीदते। इधर 5-6 महीना से रेगुलर जाते थे। हादसा होनी था जो उनके। और उसके साथ लड़का कौन था? कौन? उसके साथ कौन था रेहान के साथ में? हर्ष नाम का लड़का थे। उसकी क्या स्थिति है? उनका जो है थोड़ा सा वो पानी में कुछ देर थे, जिसके कारण उनका कुछ देर तक तबीयत हुआ बहुत ख़राब था। वहाँ चलिए मालिक का कृपा रहा कि वो अभी ठीक है। मुआवजा को लेकर क्या सरकार के, मुंबई सरकार के द्वारा कुछ सहयोग वगैरह? हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ जो स्थानीय दुकानदार है उससे कुछ सहयोग वगैरह आपको मिला? तो उनकी खुशी के ऊपर है, तो बात करेंगे बैठ के, उसके बाद की बात होगा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल देश भर में अमित शाह और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर सरियागंज टावर के पास गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा का संविधान से नफरत विगत चुनाव में ही सामने आ गया था। जो भी आमजन में बचा था वह राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपत्तिजनक शब्द से उनकी सोच समुचित देश के सामने आ गई है। साथ ही गृह मंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग की। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, मेहताब आलम सिद्दीकी, नवल किशोर शर्मा, मनोवर आजम, त्रिभुवन पटेल, जूही प्रीतम सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार जो पार्लियामेंट में स्पीच दिए बोल रहे थे कि अम्बेडकर 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 के जगह एक फैशन हो गया है। अगर अम्बेडकर के जगह अगर भगवान का नाम लेते तो आज स्वर्ग में स्थान मिलता, भगवान का आशीर्वाद मिलता। एक फैशन बना लिए हो। जो अम्बेडकर जी संविधान रचयिता है, संविधान को इस देश को सुपुर्द किए और वह संविधान आज पालन हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए अम्बेडकर महान है, पूजनीय है और उन पर जो कमेंट किया गया है, उनका जो अपमान किया गया है, जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर तिलक मैदान से जुलूस लेकर आज टावर पर अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार का पुतला दहन किए और उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहेगी। कोई तोड़ मोड़ नहीं। पहला स्पीच है उनका अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, एक फैशन बन गया। यह कमेंट है, तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं। पार्टी की ओर से अमित शाह का गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। आज ये स्थिति देश में हो गई है और आरएसएस के माध्यम से, प्रधानमंत्री आरएसएस के माध्यम से अमित शाह से बुलाया गया। पार्लियामेंट में क्या किस तरह का अम्बेडकर 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 ये कहकर कहा कि तुम भगवान इतना बोलते हो तो भगवान का पूजा करके चले जाते। मगर आज दलित समाज
आदिवासी समाज, अत्यंत पिछड़ा समाज और पिछड़ा वर्ग बहुत आहत हुआ है इस देश में। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता है कि इस्तीफा दे और गद्दी छोड़े। जाने वाले दलित और अति पिछड़ा पीडीए के लोग आपको गद्दी से उतारने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर भीम आर्मी के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर के सिरियागंज टावर पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह को थोड़ा भी नैतिकता बचा है तो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें, नहीं तो भीम आर्मी पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। हम लोग अमित शाह को मुजफ्फरपुर भीम आर्मी के लोग स्वर्ग में भेज दिए हुए हैं, भेजने का काम किए हुए हैं। अमित शाह जो आज बोले थे कि मतलब भीम अम्बेडकर जो कि एक फैशन बन चुका है, तो अमित शाह को बताना चाहते हैं कि अम्बेडकर फैशन नहीं बन चुका है, ये एक ब्रांड है। और अमित शाह बोले थे कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, तो मुजफ्फरपुर भीम आर्मी के लोग अमित शाह को आज मुजफ्फरपुर में स्वर्ग में भेजने का काम किया है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान से, अपने कलम के ताकत से लाखों शोषित वंचित समाज को जीते जी धरती पर अपना संविधान लिखकर स्वर्ग दिखाने का काम किया है। देखिए, आज जो है पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है सदन में। देश के जो है माननीय जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है बाबा साहब का जो है अपमान उनका एक भर्सन था आवाज कि स्वर्ग में चले जाते अम्बेडकर का मतलब अम्बेडकर नहीं कहना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो कि भारत का संविधान निर्माता है, जिससे देश चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पूरे चलती है। उनका अपमान जो है गृह मंत्री जब करते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम लोग जो है आज मुजफ्फरपुर में हमारी भीम सैनिक दल के नेतृत्व में जो है आज जो है अमित शाह जी का जो है पुतला दहन किया गया है। और अमित शाह जी अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, जिस जो है भारतीय संविधान को साक्षी रखते वो गृह मंत्री का वो पद ग्रहण किए थे, और उस वैसे अम्बेडकर के जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना एक कतई बर्दाश्त हम देश के पूरे अम्बेडकरवादी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 70% मांग पूरा हो जाने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मुजफ्फरपुर के मनरेगा मजदूरों ने 1 सप्ताह के लिए अपना धरना स्थगित कर दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगे 30% मांगे बाकी पूरी नहीं होती हैं तो 8वें दिन भी फिर से वह अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर देंगे। इसकी जानकारी मनरेगा वॉच के संयोजक संजय सहनी ने दी। साथ ही कहा कि आज एसडीओ से मिले आश्वासन के बाद हम लोगों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। ज्ञात हो कि मनरेगा में काम, लंबित भुगतान और जॉब कार्ड निर्गत करने की मांग को लेकर बुधवार को मनरेगा मजदूरों ने मनरेगा वॉच बिहार के बैनर तले कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की थी। जिले के सभी 16 प्रखंड से मनरेगा मजदूर चूल्हा चौकी और बर्तन लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए थे और वहीं पर अपना खाना पीना भी शुरू कर दिया था। मजदूरों का कहना था कि ज़्यादातर काम मजदूरों के बजाय मशीनों से ली जा रही है। जो काम मिलता भी है तो उसका भुगतान समय पर नहीं होता है। वर्षों से मजदूरों की मजदूरी लंबित है जिसका भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा मजदूरों को नया जॉब कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा रहा है। सुबह हम लोगों को एक खबर किया गया था उप विकास आयुक्त के द्वारा, तो हम लोग गए वहाँ पे और वहाँ जब मिले तो हम लोगों को पता चला कि जो हमारी मांग है उसमें से 70% मांग जो है वो पूरा कर दिया गया है। मस्टोल निकाला गया है काम को गांव में जाने के लिए और वो मस्टोल पंचायत में भेजा गया है, तो कल से लोग काम पे जाएंगे। और जो बाकी जो बचा हुआ 30% अभी बचता है हमारा मांग जो है वो कल एक सप्ताह के अंदर टाइम लिया है। जो अगर कल तक परसों तक नहीं होता है तो आप 1 सप्ताह में वापस धरना देंगे, लेकिन आज जाइए आप। तो उनके आश्वासन पे हम लोग आज धरना समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, ताकि 1 सप्ताह में हमारा मांग पूरा नहीं किया गया, बाकी जो बचा हुआ है तो हम 8वां दिन यहाँ पहुँचेंगे फिर से। जी, आज धरना को स्थगित। जनतंत्र के मंदिर में अमर्यादित अलोकतांत्रिक व्यावहारिक हिंसा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने गुरुवार को कांग्रेस जिला मुख्यालय के सामने सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन कर
रोष व्यक्त किया। मौके पर जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव ने कहा कि बाबा साहेब के देश में लोकतंत्र के मंदिर में संविधान को तार-तार करने वाली घटना कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा घटित की गई, जिसमें भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और सारंगी जी पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया, जो कांग्रेस की असंवैधानिक कार्रवाई है। हम लोग मांग करते हैं कि राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता समाप्त की जाए। वहीं जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर ने राहुल गांधी से पूरे प्रकरण को लेकर माफी मांगने की बात कही। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग भी की। मौके पर राकेश पटेल, जिला युवा मोर्चा प्रभारी रविरंजन शुक्ला, युवा मोर्चा महामंत्री अमित राठौर, शांतनु शेखर, उपाध्यक्ष मुकुल सिंह भूमियार, अभिषेक सौरभ, राजा सिंह, अभिषेक सिंह, मंडल अध्यक्ष राजन भारद्वाज, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रणब भूषण, मोनी, पंकज सिंह, राहुल राय सहित अन्य भाजपा युवा मोर्चा के नेता मौजूद थे। अभी भाजपा युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर के द्वारा राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आज जिस तरह का संविधान का जो मजाक उड़ाया गया है, संविधान के मंदिर में अलोकतांत्रिक तरीके से धक्का मुक्की किया गया है। माननीय सांसद सारंगी जी का और जो हमारे सांसद हैं मुकेश राजपूत जी के जिस तरह से चोटें पहुंची हैं, उनको अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इसके विरोध में पूरे जिला से युवाओं ने जो है राहुल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। मांग है कि राहुल गांधी जी का जो है सदस्यता वो रद्द हो और उनको माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद भवन जो मंदिर है, लोकतांत्रिक मंदिर, वहाँ पे धक्का मुक्की किए हैं। माननीय मेरे भाजपा के सांसद के साथ उनका सर फूटा है। राहुल गांधी का हम लोग मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा दे दिया जाए और फिर से पुनः वहाँ चुनाव कराया जाए। बहुत संसार किए हैं पूरे देश के लोकतांत्रिक मंदिर में, वहाँ धक्का मुक्की करना कहीं से जायज़ नहीं है। इस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश से संसद में जो भारत के ग्रामीण परिवेश के लिए वहाँ पे उपस्थित है, ऐसे सांसद सारंगी जी के साथ धक्का मुक्की किया गया। वो हमारे बुजुर्ग सांसद है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की किया गया। आप समझ सकते हैं। और ऊपर से राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा होता रहता है। बताइए, एक पार्टी का, इतनी पुरानी पार्टी का लोग हिंसा पे उतारी हो गया है। वो एडिटेड वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। वो भारत विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी तत्वों से बात करते हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा, देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाती हैं। आज बताइए, देश में उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? माफ़ी मांगने से माफ़ी मांगना तो दूर, वो लगातार क्या कह रहे हैं? ऐसा होता रहता है। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पे आगे नहीं हो, क्योंकि लोकसभा ऐसा जगह है जो पूरा विश्व देख रहा है। हम लोग अहिंसा के देश में रहते हैं। हमारी संस्कृति सनातनी है। हम लोग हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये बांग्लादेश, फिलिस्तीन और पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ जो हिंसा की बात करेगा, जो संविधान विरोधी की बात करेगा, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पटना के गांधी मैदान में चल रहे बिहार सरस मेला में बज्जिका भाषा का पवेलियन नहीं बनाए जाने पर अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मेले में मैथिली, भोजपुर, मगही, अंगिका लोक भाषाओं के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं, परंतु बिहार की सबसे प्राचीन लोकसभा बज्जिका का पवेलियन नहीं बनाया जाना उत्तर बिहार के बड़े भूभाग में एक बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली प्राचीन लोक भाषा का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस लोक भाषा के बोलने वाले आमजन एवं साहित्यकारों की भावना आहत हुई है। आचार्य पाराशर ने विभाग के मंत्री श्रवण कुमार से मांग की है कि अविलंब बिहार सरस मेला में बज्जिका का पवेलियन बनाया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन सहित अन्य बज्जिका संगठन आगामी 23 दिसंबर को पटना में बिहार सरस मेला का गेट जाम कर प्रदर्शन करेंगे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार सरस मेला लगाया जाता है राजधानी पटना में। इस वर्ष भी 10 दिनों का मेला लगाया गया है, जिसमें बिहार की जो 5 लोक भाषाएं हैं, उसमें से 4 लोक भाषा मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही का पवेलियन बनाया गया है। परंतु जो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली और ये शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर की भाषा, लोक भाषा है बज्जिका, उसके नाम पर कोई भी पवेलियन नहीं बनाया गया है। हमने कल माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को
इसका एक शिकायत पत्र दिया है और उन्होंने विचाराधीन रख लिया है। हमने उसमें यह भी उल्लेख किया है कि अगर रविवार तक ये पवेलियन बज्जिका पवेलियन नहीं बनाया जाता है तो सोमवार को मुजफ्फरपुर और वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर इत्यादि ज़िलों से बड़ी संख्या में बज्जिका भाषा भाषी आमजन और साहित्यकार पटना पहुंचकर और जो सरस मेला है उसमें बज्जिका पवेलियन के लिए धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। क्या कारण लग रहा है नहीं लगाने का? ये उपेक्षा का कारण है और उपेक्षा का कारण ये है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो भाषाओं की लोक भाषाओं का जो अकादमी होता है तो मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही का तो अकादमी बनाया गया करीब 3 वर्ष पहले, लेकिन अभी तक बज्जिका का कोई भी अकादमी नहीं बनाया गया है। और इस प्रकार सरकार लगातार बज्जिका की उपेक्षा कर रही है। जो प्राथमिक कक्षाओं में जो लोक भाषाओं को पढ़ाना है उसमें तो बज्जिका को शामिल किया गया है, लेकिन जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें छपी है उसमें बज्जिका भाषा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार चूँकि बज्जिका क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनेता हैं, वो मौगर हैं, वो चुपचाप रहते हैं, इसलिए ये आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम लोगों ने पटना कूच का आह्वान किया है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मंगुराहा ताजपुर पैक्स गोदाम पर जिले से आए अधिकारी राजीव कुमार यादव व मोतीपुर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी धान क्रय में अनियमितता को लेकर मिली शिकायत के आलोक में पहुंचे। पदाधिकारी ने धान क्रय का रजिस्टर की जांच की व धान बेचने वाले किसानों से पूछताछ की। वहीं जिला से आए अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष को विभाग से धान जूट के बोरा में खरीदने का निर्देश दिया गया है, लेकिन यहां इसका पालन नहीं किया गया है और कुछ धान खुले आसमान में रखा गया है जो गलत है। वहीं जांच को लेकर किसान व पैक्स अध्यक्ष में काफ़ी नाराजगी दिखी। किसानों का कहना था कि अब तक हम लोग अपना धान औने पौने दाम में बनिया को बेचते थे, लेकिन अब पैक्स अध्यक्ष धान क्रय कर रहे हैं तो कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। होती है, हम परस से धान दे रहे हैं पैक्स में 2023 से। अच्छा, उसके पहले तो कभी नहीं दिया था। अभी धान दे रहे हैं तो उसमें अनेकों प्रकार का जांच पड़ताल हो रहा है, लेकिन जिस दिन नहीं दिया उस दिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। आज देने पर ही सारा जांच पड़ताल हो रहा है। हम लोग 1 तारीख से खरीदारी स्टार्ट है। इसके पहले भी धान की खरीदारी होती थी यहाँ पे? 2023 में खरीद हुआ। उसके पहले खरीद किए पैक्स अध्यक्ष बने तो उसके पहले यहाँ नहीं हुआ। हम लोग बगल के गांव में इब्राहिमपुर पंचायत में बेचते थे। निरंजन जी पैक्स अध्यक्ष हुए और सत्येंद्र ठाकुर सेमड़ा में हुए, उनसे बेचते थे। तो हम लोग के पास अपना गाड़ी है और सक्षम थे, इस कारण से बेच पाते थे। तो छोटा किसान यहाँ कोई बेच नहीं पाता था धान। अब क्या सुविधा है? अब पैक्स अध्यक्ष बने हैं कमेश्वर मिश्रा, तो घर घर धान खरीद कर रहे हैं। हर किसान से जो जुड़े हुए किसान हैं उनसे खरीद कर रहे हैं। लोग तो बता रहे हैं कि ये नहीं खरीदते हैं, बिचौलिया खरीदता है। बिचौलिया खरीदता है तो धान जो है सो किसान का नाम पर गिर रहा है, वह सिग्नेचर कर रहे हैं। हम खुद अपना निरपेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ, हम 96 कुंटल धान दिए हैं और मेरे दरवाजे पर ही गोदाम है और खुद मैं ही किसान हूँ। कितना धान बेचे हैं? 48 कुंटल बेचे हैं। किस रेट में? 2300 कुछ रुपया में रखा है। और कोई शिकायत पैक्स अध्यक्ष? कोई शिकायत नहीं। लेकिन लोग तो बताते हैं कि बिचौलिए के द्वारा खरीदा जाता है, बनिया के द्वारा धान आप लोगों का खरीदा जाता है। वही बोलते होंगे। इसके पहले फैक्स हमारे मोगराहा ताजपुर में फैक्स में कभी धान कोई जमा किया है, कोई अध्यक्ष हुआ है? तो इसके पहले हम लोग तो बनिया के साथ बेच देते थे 1000-2000 रुपये। जब ज़्यादा होता था तो पैसा हम लोग से धाने नहीं लेते थे पहले। उस शिकायत के आलोक में कल हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हुए थे, लेकिन वे जल्दीबाजी में थे। गोदाम देखें, धान देखें और कुछ किसानों से मुलाकात किए और चले गए। हमारे किसानों लोगों का यह मांग था कि बीडीओ साहब पुनः आवे और हम लोगों से किसान से मिले। आवेदन में जो बिचौलिया कहा जाता है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कौन बिचौलिया है? किसान जो धान दिया है क्या वह बिचौलिया हुआ? और आवेदन देने वाला
वही आदमी है जिसका पिता पहले जिलाधिकारी महोदय के यहाँ योगेंद्र कुमार आवेदन दिए थे 2023 में, और 2024 में उनका बेटा, जो सुनने में मुझे आ रहा है राहुल कुमार, जो आरोप लगाए हैं कि बिचौलिया, तो जो मैं किसान से धान खरीदा हूं वह मेरे क्रय रजिस्टर में है, जिसको आज ARO साहब ने देखे हैं और एक एक किसान से पूछे हैं, सारा कागजात देखे हैं। तो शिकायतकर्ता से मैं अनुरोध करता हूं, इसमें से किस किसान को बिचौलिया साबित कर रहे हैं, इसको वे साबित कर दें, और नहीं तो इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। इस तरह से किसान की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना, एक समिति के साथ खिलवाड़ कर। इसमें यही था कि जो गोदाम में जूट का बैग मिलता था वो जूट का बैग में नहीं रखा हुआ था, और इनके पास गोदाम जो है सो कंप्लीट नहीं था, तो इनको किसी किराए पे रखे हैं, तो उनको एग्रीमेंट करने का निर्देश दिया गया कि प्रॉपर एग्रीमेंट करके उसमें, और कुछ धान बाहर रखे हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। तो सरकार के द्वारा क्या अभी तक धान भंडारण के लिए घर मुहैया कराया गया है? हाँ, गोदाम है, लेकिन पुराना पैक्स अध्यक्ष जो थे वो कंप्लीट नहीं कराए। तीसरा किस्त तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जर्जर अवस्था में है, इस वजह से ये भाड़े पे लेके अभी रख रहे हैं। और कोई कमी पाया गया क्या? और वही जूट का बैग की कमी था, एक जगह इकट्ठा नहीं रखे थे, बाहर में रखे हुए हैं धान वगैरह, तो उसको बोला गया तिरपाल से ढक के रखते हैं, तो उसको बोला गया प्रॉपर अच्छे जगह पे रखने के लिए। ये जो जांच की प्रक्रिया है, या औचक निरीक्षक है, या किसी का शिकायत पर आए हुए थे आप? ये शिकायत किया गया था लोकल किसी के द्वारा। किनके द्वारा? हमें पास DCO सर का फ़ोन आया कि आप जाके एक बार देख लीजिए क्या स्थिति है। अब शिकायतकर्ता का नाम हमें नहीं पता है अभी। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन गुरुवार को आचार्य राजेश शर्मा ने व्यासपीठ से कहा कि कोई भी प्राणी इस संसार में कुछ भी लेके नहीं आया है, न ही वो लेके जाएगा। आचार्य ने भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वामन भगवान का अवतार सतयुग में हुआ। वामन अवतार भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। आचार्य ने कहा कि भगवान के 7वें अवतार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान राम का अवतार नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए धरती पर आए थे। श्री रामचंद्र के अवतार की कथा कही, वह उनका उदार बाल चरित्र कही। जिस प्रकार उन्होंने जानकी से विवाह किया वह कथा कही, और फिर यह बताया कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से कथाक्रम में इसकी विस्तार से चर्चा की। आचार्य ने उसके भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा सुनाई। कथा की शुरुआत में मुख्य जजमान हरिप्रसाद चाचान, सरोज बंका एवं रामातौर चाचान द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना की गई। मौके पर उमा चेतन, रानी चेतन, रिंकी अग्रवाल, स्वीटी चाचान, रजनी चाचान, तारा जलान, मंजू जलान, प्रवीण चाचान, निधि चाचान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज चेतन महिला सत्संग भवन में भागवत कथा का चौथे दिन आचार्य राजेश शर्मा जी ने भगवान के विस्तार के बारे में बताया। भगवान के 5वें अवतार, 12 अवतार, 7वें अवतार, भगवान राम अवतार एवं भगवान कृष्ण के अवतार में बताया। भगवान का जन्म हुआ, सब लोग ने झूमा, नाचा एवं बहुत सारी बधाइयाँ मिली। मुजफ्फरपुर क्लब में रानी सती मंदिर के द्वारा आयोजित राम कथा के 8वें दिन श्री राम कथा रूपी गंगा निरंतर बहती रही। 8वें दिन नवधा भक्ति चर्चा की गई। कथावाचक ने कहा कि छठी भक्ति के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां शबरी को इंद्रियों के निग्रह के संदर्भ में बताया। इसमें पंच ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन, इन सभी की आसक्ति का बलपूर्वक त्याग करना, दमन करके शीलवान, सदाचारी, संयमी की तरह, सज्जन व्यक्ति की तरह उचित धर्म का अनुसरण पालन करना चाहिए। यही छठी भक्ति है, क्योंकि इंद्रियों की स्वाभाविक गति विषयों, चंचलता, वासना, तृष्णा, अहंता की ओर होती है, और जब साधक व साधारण व्यक्ति इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता तब उसमें विषयों की ओर आसक्ति बढ़ जाती है, जिससे वह विषयों से आसक्त हो जाता है और जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह, प्रत्याहार, जप साधना, ध्यान साधना आदि से करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ सात्विक आहार लेने से वाणी
विचार नियंत्रित हो जाती है, तभी व्यक्ति सद्गुणों से परिचित होकर शीलवान कहलाता है। इस दौरान पुरुषोत्तम देवरा, गरीबनाथ बंका, प्रभात बंका, रमेश चौधरी, अरुण चमड़िया, श्रवण मोदी, गोविंद तुलसान, पप्पू तुलसान, अनिल शाह, अरुण पोदार, केशव जालान, रेवती रमन गोयनका सभी ने कथा का आनंद लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।